इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सप्लेन बाय ए चार्ज 1 × 10⁻⁸ कूलम इज 1.5 × 10⁻³ मतलब जो एक चार्ज हमारे पास कितना है 1 × 10⁻⁻6 कूलम है, ठीक है। और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। सिंपली क्या होता है पता ही होगा, F बराबर EQ होता है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया एक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फोर्स पता है 1.5 × 10⁻³ E निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q दे रखा है 1 × 10⁻⁻6। इस तरह से E क्या हो जाएगा, ये -10⁻6 हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 1.5 × 10⁻³ × 10⁻6। तो इस तरह सिंपली हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो चार्ज के द्वारा फील किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक बार आंसर मिला लेते हैं। 34 का आंसर यही है, सिंपल क्वेश्चन है। 35 सॉल्व करते हैं। मतलब ए और बी जो पॉइंट है वहां पे क्या है, दो चार्ज है मेरे पास ए और बी पे। ए पे कितना चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, बी पे कितना चार्ज है -4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है दोनों के बीच का 20 सेंटीमीटर है सेपरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में लोकेट द पॉइंट एस ऑन द लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब ए बी लाइन पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो हमें को बताना है, ठीक है। देखो ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब कोई पॉजिटिव चार्ज है तो अपने वो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है कुछ इस तरह का होता है पॉइंट चार्ज के कारण, इससे बाहर क्यों निकल रहा है। निगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रहा है आ रहा है, ठीक है, तो उसके तरफ होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है सारा ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट से चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो हमको पता नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं ए से मानते हैं x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो जाता है ये P कोई पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे E नेट कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे यदि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण कैसा होगा कुछ इस तरह होगा, A के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और B के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक तरफ इसी तरफ खींच रहा होगा। ये मतलब A के कारण इससे दूर जा रहा होगा और B के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसी की तरफ आ रहा होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या A B वाली लाइन के बीच, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नेट पॉसिबल नहीं, हमको E नेट जीरो चाहिए। तो हमको लग रहा है कि कुछ ऐसा पॉइंट खोजना पड़ेगा जहाँ पे E नेट जीरो हो, मतलब दोनों पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ए बी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ए बी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था पता चल गया है। यहाँ पे ऐसा था कि इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा क्योंकि इससे दूर जा रहा होगा, इसी पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इसकी तरफ आ रहा होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो हमको ई नेट जीरो नहीं मिल रहा होगा, तो हमको चाहिए एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ए की तरफ कैसा पॉइंट होगा, ए के कारण कुछ इससे दूर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट होगा। ए के कारण इस पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पी पॉइंट पे ए के कारण कैसा होगा इससे दूर जा रहा होगा, लेकिन बी के कारण कैसा होगा इधर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये पी पॉइंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए के कारण यहाँ पे जो ए पर जो चार्ज इसके कारण पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे क्या होगा दूर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके कारण बाहर की तरफ जाता है। लेकिन बी के कारण क्या होगा बी अपनी तरफ खींचेगा, जैसे बी अपनी तरफ खींचा निगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो ये अपनी तरफ खींचा, तो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ईपी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ईपी नेट के बराबर होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये पता नहीं है कि ये पी पॉइंट ए से कितना दूरी पे है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है एक्स डिस्टेंस पर है, किससे ए से है, ये ए से ये एक्स डिस्टेंस पर है,
ठीक है, मार्कर चेंज कर रहे थे, ए से एक्स डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे दोनों के कारण मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन ऑलरेडी हमको पता है अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि इसके कारण मैग्नीट्यूड जितना यहाँ पे है उतना इसके कारण है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए दोनों कारण बैलेंस हो जाएगा। तो मैं ई पी बराबर लिख सकता हूँ ये ए के कारण जो चार्ज इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस बी के कारण इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नीट्यूड है बी के बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मतलब ए पर जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पर जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। वैसे तो पता है यहाँ पे क्या डायरेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट है, अपोजिट है, इसलिए ऑलरेडी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डिस्टेंस पर वो लिख लेते हैं। तो क्या के चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस कितना x है ए से, तो x का स्क्वायर। इसी तरह के हमको पता नहीं है, अच्छा b पता है कितना है, माइनस नहीं लिखेंगे चूंकि अभी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻⁶। डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से x डिस्टेंस है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अच्छा x भी मान लेते किस में है, सेंटीमीटर में है, और ये भी सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 20 + x सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर भी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, तो यहाँ पर भी 20 + x सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन हमको सेंटीमीटर कट जाएगा, यदि मीटर स्क्वायर होता वो भी कट जाता, इसलिए हम यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला टर्म कट ही जाएगा। तो यदि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ -10⁻⁻² का स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 10⁻² का स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, मीटर में करना पड़ेगा, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये टर्म कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के से के कट जाएगा, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻�6 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो ये 2 बन जाएगा। तो इस तरह से 1/x का स्क्वायर 2/20 + x का स्क्वायर हो गया। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा √ में 1/x का स्क्वायर, ये √ में क्या हो जाएगा 2/2 20 + x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/x स्क्वायर क्या बन जाएगा 1x, ये √2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 20 + x, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा इसके लिए, और ये x इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 × x, और ये कितना हो जाएगा 20 + x, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये +x है तो इधर आके क्या हो जाएगा -x, और √x कितना होता है 1.414x, और ये +x है तो इधर आके ये -x, और ये 20, ये माइनस होगा तो कितना बन जाएगा 0.414x = 20, तो x = कितना हो जाएगा 20/0.414। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अभी के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, बस इसको क्या करना है, इसको उड़ा देना ऊपर में, 1000 आ गया, अब सिंपली सॉल्व कर लेना है। अब हो जाएगा 414 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसिमल हटा करके भी कर सकते हैं, तो ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये आता है 48.30, ये आता है x का वैल्यू 48.30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ए जो पॉइंट है उससे 48.30 सेंटीमीटर पी पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये 48.30 है, ये 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 48.30 + 20 68.30 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट ए से है, ठीक है। यदि मुझे पॉइंट बी से पूछा जाए तो क्या करना होगा, इसी में 20 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 68.30 सेंटीमीटर। ये पी ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हमें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बताना है जहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था जिसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे जिसमें ये पहला ही पार्ट है, तो जिसमें हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें हमको ये बताना है कि पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यदि 35 का पहला पार्ट सॉल्व उसका आंसर मिला लेता हूँ, 48.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। तो 48.3 फ्रॉम ए से डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस x निकाले हैं, यही तो हमारा x है। आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट अब सॉल्व करते हैं।
ना है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल जीरो, ये तो बाहर आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम बी पार्ट में ऐसा पॉइंट बताते हैं ए बी लाइन पे जहाँ पे क्या हो जाए, हमको पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q/R, एक पॉइंट चार्ज के कारण, और यहाँ दो पॉइंट चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई P पॉइंट है जिसके लिए Vp कितना है, जीरो है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P जीरो है। तो मुझे पता नहीं डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली x लिखूंगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण पोटेंशियल P पे पॉजिटिव होगा, इसके कारण ये निगेटिव चार्ज इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, निगेटिव। तो दोनों के कारण यहाँ पे जीरो पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली P पे पोटेंशियल जीरो है तो दोनों के कारण लिखूंगा। तो Vp बराबर मैं इसके कारण लिखता हूँ, एक के ऊपर जो चार्ज उसके कारण लिखता हूँ, वो ये हो जाएगा K इंटू 2 × 10⁻⁶, और नीचे कितना दूंगा, R डिस्टेंस। तो ये A से कितना दूरी पर है, X डिस्टेंस पर है, मैं पहले लिख चुका हूँ यहाँ पे ये। तो ये X हो जाएगा प्लस, मतलब सब के कारण ऐड करें, और ये माइनस चार्ज है तो इसके कारण पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, 4 × 10⁻⁶, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, R। यहाँ से P पॉइंट का B का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल 20 है, तो ये हो जाएगा 20 - X। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा, पोटेंशियल यदि हम बता रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल हमको तो पहले पता है जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K इंटू 4 × 10⁻⁻⁶, और नीचे आ जाएगा 20 - X, और ये टर्म कितना है, K इंटू 2 × 10⁻⁻⁶, और नीचे कितना है, नीचे X है, तो ये X रहा। तो K से K कट गया, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶, 2 से ये 4, तो 2 बचा। तो ये फाइनली मुझे मिला क्या, ऊपर में 2 है, ये 20 - X है, ये 1/x है। अब ये x इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x, 20 - x, और ये -x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20/3, मतलब 6.667 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो x पता चल गया, a से कितना डिस्टेंस पर है, 20/3 x सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर या 6.67 सेंटीमीटर है। तो ये ऐसा पॉइंट है P जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ये x है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या यही है क्या, 35 का B। ठीक है, 20/3 सेंटीमीटर फ्रॉम A, तो फ्रॉम A से कितना डिस्टेंस पर P है, तो 20/3 सेंटीमीटर या 6.67 सेंटीमीटर। इस तरह 35 का B पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, 36 सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इससे क्या है, कितने डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इस चार्ज के कारण जो Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाता है, ई P पॉइंट मान ली इसको, तो ये P पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, इस P पॉइंट पे कितना हो जाता है, 5 न्यूटन पर कूलम। सिंपल क्वेश्चन एकदम। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं KQ/r²। E का वैल्यू पहले से पता है, लिख दो, 5 न्यूटन कूलम है तो 5 ही रहेगा ये। K का वैल्यू 9 × 10⁻9 रहेगा। Q का वैल्यू हमको पता करना है। R कितना डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 4 × 10⁻⁻40 × 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट करना, फिर उसका स्क्वायर करना होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 10⁻9 × Q, तो ये हो जाएगा 16, और 10, ये 10 है तो 10⁻2 के साथ मल्टीप्लाई 10⁻1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2 बन जाएगा ये। मतलब 40 × 10⁻2 मतलब ये हुआ 4 × 10⁻1। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व कर दिए। अब क्या करना है, Q निकालना है। तो मैं Q निकालने के लिए क्या करूँगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5 × 16 × 10⁻2, और डिवाइड में क्या करेगा, 9 × 10⁻9। समझ में आया, ये सारा टर्म को इधर रख दिए, और इसके साथ वो नीचे में आ गया, डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, 10⁻9 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16×5 = 80/9, और 10⁻9 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, और 10⁻2 है तो ये हो जाएगा 10⁻11।
ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा इतना कूलाम। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का। कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, तो 80/9 इंटू 10⁻11 कूलाम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एससी वर्मा के, ये जो लास्ट के क्वेश्चन थे 35, 36, 34 आसान थे, लेकिन रिलेटिवली ये जो क्वेश्चन 33, 32 और 31 जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस होने से क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है कि यदि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाए तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं। वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम हैविंग चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10⁻6 कूलाम स्टे सस्पेंडेड इन रूम। मतलब वाटर का कोई मॉलिक्यूल है, कितना ग्राम है, 10 मिलीग्राम है। सबसे बड़ी बात है मिलीग्राम में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 10 मिलीग्राम है तो 10⁻³ और केजी के लिए 10⁻³ केजी। अब ये ग्राम में किलोग्राम, ये हो जाएगा 10⁻5 केजी। एसआई में कन्वर्ट कर दिए। इस पर चार्ज बता रखा है कितना है, इस पर चार्ज बता रखा है, पहले से दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻6 कूलाम। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखा है उसको ऐसे ही नोट करते जाना, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम एंड व्हाट इज द इट्स डायरेक्शन। देखो क्या है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रूम में क्या है, सस्पेंडेड है। मतलब वाटर कोई मॉलिक्यूल हवा में स्थिर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ तो mg लग ही रहा होगा और हवा में स्थिर है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो mg को क्या कर रहा हो, बैलेंस हो, तभी तो स्थिर हो पाएगा। तो डेफिनेटली एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ जो mg को क्या कर रहा हो, बैलेंस कर रहा हो। और इस रूम में F बराबर mg रहेगा, तभी ये वाटर का बूंद क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। ठीक है, सस्पेंडेड है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन में कि F और mg एक दूसरे को बैलेंस करे। mg नीचे लग रहा है और F कोई फोर्स लग रहा होगा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, जो mg के फोर्स को बैलेंस लग रहा है। अच्छा, ये बात पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे रूम में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेफिनेटली ऊपर की तरफ होना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तभी तो F बराबर EQ में लिख सकता हूँ, F बराबर EQ लिख सकता हूँ। ठीक है, F बराबर मैं EQ लिख सकता हूँ, क्योंकि Q पॉजिटिव है तो E भी तो पॉजिटिव ही होता है जनरली। तो इसका मतलब ये होता है कि F भी ऊपर की तरफ लग रहा है, F ऊपर की तरफ लग रहा है, Q भी पॉजिटिव, तो E को भी किधर लगना होगा, ऊपर की तरफ लगना होगा, तभी F क्या होगा, mg से बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये तो चीज़ पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू लिख देते हैं। तो F बराबर EQ होता है। ठीक है, F नेट तो पता है कि 0 लग रहा है वाटर के मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, EQ लिख देता हूँ F की जगह और mg लिख देता हूँ। अब सबका वैल्यू लिख दूंगा। E का वैल्यू पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू पता करना है। Q दे रखा है कितना है, 1.5 इंटू 10⁻6 कूलाम। M का वैल्यू हम kg में कन्वर्ट कर चुके, 10⁻5। ठीक है, और G का हम वैल्यू लेते हैं 10। तो ये 10⁻6 से 10⁻5 है, तो अपोजिट ये कट के 10⁻1 बन जाएगा। E बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻1 और यहाँ 10 ऑलरेडी है, तो E क्या हो जाएगा। अच्छा, ये 10⁻1 इधर है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻1 इधर चला जाएगा, तो और 1.5 से नीचे हम डिवाइड कर दें, मतलब ये सारा का सारा आइटम को इधर रख देंगे, तो ये नीचे वाला 10⁻1 इधर आके 10⁻1 बन जाएगा और 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 100/1.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो 10 लिखना पड़ेगा, तो नीचे 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2/3 हमारे पास क्या होता है, 2/3 होता है 0.667 100 है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 66.7 न्यूटन कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 66.7 न्यूटन पर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा, अपर डायरेक्शन में, तभी बैलेंस हो पाएगा। आंसर मिला लेते हैं 37 का, क्या ये आंसर है।
65.3 19 कूलम अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जी की जगह 9.8 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 37 कंप्लीट हो चुका है, अब 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे दे रखा उसको लिख लेते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके हर एक कॉर्नर पे क्या है? सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ठीक है। वो कितना है? 1 × 10⁻⁻8 कूलम, 1 × 10⁻⁸ कूलम, 1 × 10⁻⁸ कूलम है, 1 × 10⁻⁸ कूलम है। सिंपली है। कितना इसका साइड है लेंथ? ये है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों साइड बराबर है। ये हम मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है? सेंटर है। तो ये डिस्टेंस सी से जितना है उतना ही, अच्छा ये सी की जगह कूलम क्यों लिख रहे हैं? हम कूलम तो पहले से पता कूलम है, हम पॉइंट कर देते हैं। ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तो बी जितना सी से डिस्टेंस पर है उतना ए से भी सी डिस्टेंस पर होगा। अच्छा ये सी की जगह ओ मान लेते हैं, चूँकि ऑलरेडी हमारे पास सी चूज कर चुके थे। तो ए जितना डिस्टेंस ओ से उतना ही बी का भी डिस्टेंस ओ से होगा और उतना ही ओ का डिस्टेंस सी से होगा। इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि जो सेंटर होता है वो तीनों वर्टेक्स से क्या होता है? सेम डिस्टेंस पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ गया कि ये डिस्टेंस आपस में भी ये भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, सभी चार्ज क्या है? सेम मैग्नीट्यूड के है, सेम नेचर के है। तो सभी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके कारण कुछ इस तरह का होगा, पॉजिटिव इससे दूर की तरफ जाएगा चार्ज से। सी पर जो चार्ज इससे इसके कारण इससे यहाँ से दूर की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ए पे जो चार्ज उसके कारण कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? एक्चुअली में ये हो रहा है कि पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो उसको मैं कुछ इस तरह दिखा सकता हूँ। ए के कारण जो है वो नीचे की तरफ है, बी के कारण कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी के कारण ओ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह का होगा, ठीक है। देखो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। मतलब ये ई है तो ये भी ई होगा और ये भी ई होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है कि ये क्या करते हैं आपस में, ये जो एंगल होता है ये आपस में 120 डिग्री का होता है। ये एंगल आपस में कितना होता है? 120 डिग्री का। और ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। कैसे? तो ये वाला जो लाइन है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ये फिर पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये पूरा एंगल 120 हो जाएगा। यही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे। तो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ई है। और आपस में ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर फॉर्म है वो एक दूसरे से कितना डिग्री बना रहे? एंगल 120 डिग्री। तो सिमेट्री के कारण, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री के कारण क्या हो जाएगा? एक दूसरे के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, तो इसके कारण ई नेट कितना हो जाएगा? पॉइंट ओ पे ई नेट कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से 120 डिग्री बना रहे हैं एंगल, और सिमेट्रिक भी है और सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। लामी थ्योरम से कह सकते हैं, वेक्टर से कह सकते हैं कि यदि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम एंगल बना रहे तीनों, एक ही प्लेन में है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम पोटेंशियल बताते हैं, ठीक है। पोटेंशियल बताते हैं तो पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पता है, VO निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। पोटेंशियल ओ पे कितना होगा? तो इसके कारण पोटेंशियल ओ पे, इसके कारण पोटेंशियल ओ पे, इसके कारण इस पर पोटेंशियल।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर था, आपस में 120 बनाया, इसलिए नेट के कारण जीरो इफेक्ट हो गया। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्ट क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो पोटेंशियल में क्या करूँगा, इसके कारण जितना है वो लिखूँगा के, क्यू मान लेता हूँ अभी के लिए, सब तो क्यू ही है तो क्यू, और ये डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ मैं, आर है तो आर। इस तरह से इसके कारण हो लिख दूंगा। तो ये भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, डिस्टेंस भी आर है, ये भी आर है, तो ये के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। इस तरह से ये क्या हो गया, 3 के क्यू बाई आर। ये स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आसानी से जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, इसको तो कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्शन से एंगल वेंगल से कोई मतलब नहीं है। तो ये 3 के क्यू बाई आर। अब हमको ये आर डिस्टेंस पता करना है, तो क्या करेंगे, तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। आर डिस्टेंस पता करना है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना है आर का वैल्यू, सिंपल है, आर निकालना है, 10 सेंटीमीटर मतलब बेस पता है, तो क्या लग सकता है यहाँ पे, कॉस थीटा लग सकता है। कॉस थीटा में ही क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, और ये 10/r। तो r बराबर कितना हो गया, 20/√3, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये 20/√3 सेंटीमीटर में। तो इस तरह से मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ 3, के की जगह क्या दूंगा, 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू कितना है, सेम है सबके लिए, तो 1 × 10⁻8, ठीक है, 1 × 10⁻8। और r का वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं, कितना है, 20/√3 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना, चूँकि r है, स्क्वायर रहता तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ता। तो क्या क्या कट सकता है देख लेते हैं। तो 10⁻8 है और 10⁻9 है, तो ये कट के हो जाएगा 10⁻1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 20 है तो ये 10 से कट जाएगा, तो ये 2 ऑलरेडी बचेगा, ठीक है। ये 10⁻2 है तो ऊपर जाएगा, +2 में जाएगा, तो ये 9 × 27, और 10⁻2 है तो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻2, और नीचे कितना है, 2। अच्छा, √3 नीचे है तो ऊपर पलटी मार देगा, तो ये हो जाएगा √3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पोटेंशियल हमको निकल गिर रहा है। अब हमको बस इसको कैलकुलेट करना है सिंपली। तो ये हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, चूँकि 1.732 है और ये 27/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 27/2, ये आता है 23.382 × 100, तो ये हो जाएगा 2338.2। देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो ये वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या पॉइंट O पे पोटेंशियल इतना ही है। पॉइंट O पे क्वेश्चन नंबर 38 है, हाँ 2.3 × 10⁻3 दे रखा है, तो उसी को 2.3 × 10⁻3 भी लिख सकते हैं, 2.3। और ये क्या 23, ये कितना है 2328 है, तो ये हो जाएगा 2.3 × 10⁻3 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट इधर आगे आ जाएगा, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हम क्या किए कि पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, नेट जीरो हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। कारण ये भी है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और ये जीरो नहीं होता है। 38 कंप्लीट हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, r है।
इस रिंग पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके एक्सिस का मतलब जो इसके सेंटर से क्रॉस होने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स डिस्टेंस हो गया। पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m एंड निगेटिव चार्ज q, यहाँ पे कोई चार्ज है p पॉइंट मान लेते हैं, p पॉइंट है जिसका चार्ज कितना है, q है और मास m है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एज्यूमिंग x जो है r से बहुत छोटा है, मतलब r बहुत बड़ा है x से, ये कुछ कंडीशन दे रखा है। यहाँ पे जो p पॉइंट पे q चार्ज है उस पर हमको क्या बताना है, हमको क्या बताना है, p पॉइंट पे जो q चार्ज है निगेटिव है, q क्या है, निगेटिव है, नेचर इसका है, निगेटिव नेचर का चार्ज है। हमको p पॉइंट पे जो q चार्ज है इस पे फोर्स बताना है इस रिंग के कारण, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये q पॉजिटिव है, कुछ नहीं बोल रखा है तो इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा होगा वो सोचो, ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे मैं ऐसा कर लूँ, इस पे p पॉइंट पे इस पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूँ तो मैं आसानी से p पॉइंट पे जो चार्ज q है उस पर फोर्स बता सकता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला ये पता ही होगा, F बराबर होता है EQ, ठीक है, जहाँ E क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और Q चार्ज। तो इस तरह से मैं F नेट यदि मुझे बताना है, नेट फोर्स ऑन द Q चार्ज, ठीक है, वो क्या होगा F नेट हो जाएगा EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इंटू Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। F नेट बराबर EP इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इंटू Q, ये इस पर नेट फोर्स है जो स्मॉल q चार्ज पे लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे रिंग के कारण P पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालूंगा। तो क्या करता हूँ, ये देखो, ये जो है छोटा सा मैं क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ जिसका लेंथ है ये dr, लेंथ कितना छोटा सा है उसको मैं dr बोल दिया हूँ, ठीक है। अच्छा ये r है तो ये भी r ही होगा, तो ये क्या मान लेता हूँ मैं, स्मॉल r, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन हो गया, देखा जाए तो ये कितना कैपिटल R है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस r मान लिए, तो r जो है वो क्या हो जाएगा, r बराबर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल x स्क्वायर। ये r का वैल्यू आ गया, पैथागोरस से ये 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रिंग के कारण, ठीक है। ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन है जिसको मैंने बोल दिया है dr, ठीक है। अच्छा पूरे रिंग पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पर जो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, q/2πr होगा, q/2πr टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, q है, और टोटल लेंथ कितना है, इस पूरे रिंग को यदि मैं खोल दूंगा तो ये 2πr लेंथ है, ये एक सर्कुलर रिंग है तो इसका लेंथ कितना होता है 2πr, ठीक है। लैम्डा पता चल गया, 2πr हो गया। एक और चीज़ जो हमको समझना है वो ये चीज़ है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E बराबर K, कोई भी स्मॉल चार्ज Q1 है और ये हो जाएगा R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब वो कितना दूरी पे है, तो ये इसी तरह का सब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dr यहाँ पर भी होगा, r यहाँ पे होगा, r यहाँ पर भी होगा, r यहाँ पर भी होगा, dr इस तरह का छोटा छोटा यहाँ पर भी। देखो ये कुछ इस तरह का इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ रिंग है और इस तरह से यहाँ से कोई पॉइंट P है, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सबके कारण, ठीक है। तो हमारे पास जो रिंग है जो इस तरह से पोजीशन पे है और उसका P से सबका डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, KQ1/R स्क्वायर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस पर्टिकुलर के कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ गौर करो, देखो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, तो इस तरह से यहाँ पे हर एक एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा ये चीज़ गौर करो कि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। गौर करने वाला बात है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस r है
वो डिस्टेंस यहाँ पर भी आर ही होगा, कहीं पर भी ले लो आर ही होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी आर ही होगा। इसकी जगह मैं यहाँ पे अच्छा समझने के लिए बना लेता हूँ, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी आर ही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ बात समझने वाली बात है कि पी पॉइंट पे कुछ इस तरह का सिचुएशन है, यहाँ पर भी ये थीटा है और यहाँ पर भी ये थीटा है। तो इसका यदि मैं इसको x बोल दूँ और इधर वाले को मैं y बोल दूँ, तो देखा जाए तो कुछ इस तरह का है कि इसका इस पर कंपोनेंट e cos थीटा हो जाएगा, इसका इस पर कंपोनेंट e cos थीटा हो जाएगा, लेकिन इसका इस पर कंपोनेंट क्या होगा e sin थीटा, और इसका इस पर कंपोनेंट e sin थीटा, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ई नेट यदि लिखना हो गया मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, e cos थीटा, क्योंकि हर बार क्या है, cos थीटा वाला एंगल ही जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। लेकिन sin थीटा वाला क्या है, ये sin थीटा है तो ऊपर की तरफ है, ये sin थीटा क्या है, नीचे की तरफ है। तो इस पूरी रिंग के कारण जितना छोटा जो dr होगा सबका e cos थीटा जुड़ जाएगा, लेकिन sin थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, अलोंग द एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई नेट जो होगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। तो ई बराबर हमको पता है क्या है, ई बराबर है, ई बराबर क्या है, KQ1 बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये छोटा सा एक रिंग का पार्ट है, तो ये तो ई तो नहीं होगा, ये छोटा सा है, तो इसके कारण चार्ज यहाँ पर DQ है, छोटा सा चार्ज होगा, ठीक है, जिसको मैं छोटा सा भी चार्ज होगा, और इस पूरे रिंग पर क्यों चार्ज है, तो इसके कारण भी जो छोटा चार्ज है तो छोटा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब लिंक पूरा करेंगे तब पूरा करना पड़ेगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का सम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यदि ई है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, DE लिखूंगा, ठीक है। इस छोटे के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं DE बोला हूँ, इस तरह सब के कारण D होगा और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट है कि E बराबर DE होता है, मतलब इस छोटे से कारण जो चार्ज पार्टिकल उसके कारण DE आता है, सबको यदि मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो E मिल जाएगा। अच्छा, D बराबर मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो K तो हमेशा होगा, स्मॉल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे चार्ज कितना DQ होगा, पूरे पर चार्ज Q है लेकिन छोटे पर चार्ज कितना होगा, DQ होगा चार्ज, यहाँ पर भी DQ चार्ज है, यहाँ पर भी DQ चार्ज छोटे से सेगमेंट पे, इतने छोटे से सेगमेंट पे, ठीक है, DQ है, ठीक है। ये डिस्टेंस सबसे कितना R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R नीचे तो स्क्वायर ही होता है। अच्छा, हमको एक चीज़ पता है कि इतने छोटे से पार्ट का लेंथ मैंने कितना लिया है, dr लिया, छोटे से पार्ट का लेंथ कितना लिया मैं, dr लिया, ये सब के लिए सेम ही है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो dq बराबर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू dr, लैम्डा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और dr छोटे से पार्ट का लेंथ, मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, तो हमको एक चार्ज मिल जाएगा dq, ठीक है। और लैम्डा बराबर क्या लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, q/2 पाई r इंटू dr, ये है dq चार्ज, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, k की जगह dq के जगह ये पूरा टर्म लिख देता हूँ, q डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू dr, नीचे r स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, r स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर किया जाए, r स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूँ KQ2 पाई r dr, और r स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये DE हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, cos थीटा तो हमने लिख ही दिया, cos थीटा लिख दिया तो cos थीटा का वैल्यू भी तो बताना पड़ेगा। तो देखो ये r है, ये x है, स्मॉल r है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देख के बताओ, ये पूरा लेंथ क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो x हाइपोटेनियस कितना r है तो r लिख दो, या x के जगह अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, ई नेट लिखना है तो मुझे इस सबको भी DA लिख दिया, अब मैं ई नेट लिखता हूँ, तो ई नेट के लिए क्या लिखूंगा मैं, e cos थीटा, और e cos थीटा की जगह में क्या लिखूँ, इंटीग्रेशन ऑफ d, तो ये d है तो इसका इंटीग्रेशन लिख देना पड़ेगा KQ/2 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर और dr, ये तो e लिखा। अब cos थीटा लिख देता हूँ मैं,
कॉस थीटा, ये पूरा ई लिखा, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी लिखा था अब इसको इंटीग्रेटर के अंदर डाल दिया। तो ई नेट बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कांस्टेंट उसको बाहर रख लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट जो उसको बाहर रहते हैं, कांस्टेंट है 2 पाई आर बाहर है, तो क्यू के क्यू 2 पाई आर के क्यू 2 पाई आर, ठीक है। कॉस थीटा की जगह वैल्यू लिख देते हैं अभी, डी आर हो गया ऊपर में, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट उसको बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स यहाँ वेरिएबल है इसलिए, और डी आर भी वेरिएबल है, ठीक है। नहीं, एक्स हमारा फिक्स है, एक्स हमारा क्या है, फिक्स है, सॉरी एक्स हमारा फिक्स है, एक्स स्क्वायर, तो इसको भी बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बाहर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एक मिनट इसको अच्छा से लिख देता हूँ मैं, जो कांस्टेंट्स को बाहर लिखते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, उसको बाहर कर दिया, ये भी कांस्टेंट है, एक्स तो पता है ना, एक्स डिस्टेंस पर है सेंटर से, ये जो सेंटर वाला लाइन से एक्स डिस्टेंस, तो ये बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, एक्स बाई आर स्क्वायर है, तो ये भी लिख दो बाहर में ही, कॉस थीटा भी के लिए रखो, और अंदर में क्या हो जाएगा, डी आर, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू लिख ही दो अभी, तो के क्यू 2 पाई आर 1 बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा वैल्यू क्या है, एक्स बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू डी आर। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपली हम ये स्टेप लिखे, ई नेट ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ई क्या है, ई पूरे के कारण है, हम तो छोटा सा सेक्शन लिए डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी होगा, वो डी होगा, अब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सब के कारण मिल जाएगा। तो पहले मैंने डी लिख दिया, डी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर डी क्यू पता है क्या होता है, लेमडा इंटू डी आर, इस छोटे से पार्ट का लेंथ, लेमडा का वैल्यू मैंने लिख दिया इंटू डी आर, यहाँ पे सबका वैल्यू डाल दिया आर स्क्वायर, इस तरह से डी आर भी लिख दिया, डी ई लिख पता चल गया। अब डी को तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं इंटीग्रेशन में, चूंकि हमको ई निकालना है, ये पूरे के कारण, इस पूरे के कारण निकालना है, तो ई कॉस थीटा, चूंकि साइन थीटा वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस तरह से ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने पर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो जितना भी कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर रख लिया, जैसे कि के क्यू 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट सबको बाहर है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट ही बन गया एक तरह से। अच्छा, डी आर का इंटीग्रेशन बचा है, एक्चुअली में गौर किया जाए तो डी आर यही छोटा सा लेंथ है, डी आर यही छोटा सा लेंथ है। इसी तरह का यदि पूरा मैं डी आर को जोड़ते जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिंग मिल जाएगा। यदि मैं ये कुछ इस तरह का फॉर्म में है, ये कुछ इस तरह का फॉर्म में है, ठीक है, तो यदि मैं इस तरह के डी आर को जोड़ते चला गया, इस तरह के डी आर को, तो मुझे पूरा का पूरा रिंग मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा रिंग मिल जाएगा। तो यही तो डी आर है जिसको इंटीग्रेट करना है, तो पूरा का पूरा मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, इस पूरे रिंग का लेंथ मिल जाएगा, जो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो ये हो जाएगा के क्यू 2 पाई आर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, एक्स तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबको जोड़ने पर पूरा एक रिंग मिल जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है, और 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है। तो इस तरह ई नेट में क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, ई नेट क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को मैं मिटा दूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बड़ा समझाया हूँ, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि ये कैलकुलेशन कैसे कैसे है। जितना कॉन्स्ट है उसको बाहर रखा, जो वेरिएबल है वो केवल डी आर है छोटा सा, उसी को मैंने इंटीग्रेशन के अंदर रखा, बाकी सबको मैं बाहर रखा, ठीक है। तो पीछे जाके भी देख सकते हो कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं। मैं क्या करता हूँ, ई नेट लिखने के लिए इस थोड़े पार्ट को थोड़ा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ई नेट है मुझे मिला, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ई नेट बराबर अब क्या लिख सकता हूँ मैं, के क्यू 2 पाई आर तो कट गया, ऊपर में क्या एक्स है, और नीचे क्या है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो हम लिख दिए, ई नेट लिख दिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, के क्यू एक्स
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ चीज़ छूटा तो नहीं, के क्यू ले लिया, एक्स ले लिया, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लिया, 2 आर कट गया। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल गया पॉइंट पी पे। यही तो हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कि ई नेट पता चल गया है। एक और चीज़ क्वेश्चन में कुछ और चीज़ दे रखा है जिसको मुझे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में फाइंड द फोर्स एंड फाइंड द टाइम पीरियड। तो ये ई नेट पता चल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स भी लिख सकता हूँ, फोर्स तो लिख सकता हूँ ना ई नेट। तो ई क्यू, हमारा ई नेट ही क्या है, ई नेट ही तो ई है, ई नेट ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो ई पी के बराबर, जो ई नेट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे है, ठीक है। तो मैं इसको इंटू क्यू लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू लिख दूंगा पूरा का पूरा। इस पूरे रीडिंग के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो ये है के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और स्मॉल क्यू चार्ज, तो स्मॉल क्यू चार्ज। तो ये यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस पूरे रीडिंग के कारण वो इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। बस ई नेट निकालना था और ये स्टेप बहुत आसान है। तो इस तरह से ये फोर्स निकल गया पूरे रिंग के कारण जो पी पॉइंट पे चार्ज क्यू है। तो मैं फोर्स देख लेता हूँ क्या यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे टाइम पीरियड मतलब फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल, 39 में फोर्स का वैल्यू नहीं लिखा, केवल टाइम पीरियड निकाला। तो आगे पार्ट में पूछता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो हमको टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फोर्स का इक्वेशन का यूज करेंगे। इस पार्ट का कोई काम नहीं हमारे लिए, ये रिजल्ट मैटर का जो मैंने यहाँ लिख लिया है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ और कहीं कोई दिक्कत है तो पॉज करके देख लो और रिवर्स करके भी चेक कर सकते हो, कुछ पार्ट छूट गया हो तो। प्रॉपरली हम हर एक स्टेप को अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते टाइम पीरियड निकालना इसी क्वेश्चन में। तो ये क्या करते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फोर्स पता चल गया है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन किया गया है जो हम पहले बता रखे थे कि आर जो है एक्स से बहुत बड़ा है या एक्स बहुत छोटा है आर से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स निकाला जो था उसमें आर बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स। अच्छा, आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर स्क्वायर जैसे ही बाहर आएगा तो आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और ये क्या बन जाएगा आर क्यू, ठीक है। तो आर जैसे इसको बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आर क्यू, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। देखा जाए तो आर क्या है, बहुत बड़ा है एक्स से, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी को क्या कर दिया, एक से बहुत छोटा कर देगा और स्क्वायर करने पर तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको एक रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा मान सकता हूँ और इसको मैं अभी के लिए क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसको 0 बना सकता हूँ। तो इसी टर्म को मैं यहाँ लिखता हूँ f बराबर, ये वाला टर्म को मैं क्या करूँगा, एक से बहुत छोटा क्वांटिटी है तो मैं इसको 0 के बराबर लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0 के बराबर लिख सकता हूँ। तो इसी टर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ के क्यू एक्स, ठीक है, और आर क्यू हो जाएगा नीचे और 1 + 0 की पावर 3/2। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर कितना भी लगा दो वो नहीं होगा, के क्यू एक्स आर क्यू। 1 बहुत जिद्दी है, कितना भी पावर लगा दो कुछ नहीं होने वाला उसको, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू बन जाएगा। तो इस तरह से एफ क्या आया है, एक्स के प्रोपोर्शनल आया है, चूँकि एक्स ही तो वेरिएबल है बाकी सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। कब, जब आर बहुत एक्स से बड़ा है, ठीक है। अब मैं फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या लिखूंगा, फोर्स बाय मास, मास किसका, इस जो छोटे चार्ज का मास m। तो इस तरह हो जाएगा के क्यू एक्स बाई आर क्यू और ये हो जाएगा 1/m। ये एक्सेलरेशन आ गया। फिर से हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर
32 में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे 39 नंबर। उसमें भी क्या होता है, यदि हम लीनियर एसएचएम मोशन कोई करता है तो हमारा इंटरेस्ट इसी बात पे जाता है कि ए जो होना चाहिए एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ए एक्सलेशन हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कोई लीनियर एसएचएम करेगा तो उसके लिए ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाला इक्वेशन आना चाहिए। एक्सलेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होगा। ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सलेशन हो गया। तो ये एसएचएम का कंडीशन है, लीनियर एसएचएम का, लीनियर एसएचएम का कंडीशन है। कुछ भी नहीं करना रहता है, बस क्वेश्चन में हमको ए को एक्स के प्रोपोर्शनल करने के बारे में सोचना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ इसको कंपेयर करूँगा। तो कंपेयर करने पर मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर और ये पूरा का पूरा टर्म और एक्स को छोड़ देना, जैसे यहाँ एक्स को छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा कंपेयर करने पर के क्यू आर क्यू, नीचे में एम आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में के क्यू आर क्यू इंटू एम, ये लिख दिया। और ओमेगा बराबर पहले से पता है क्या होता है, 2 पाई बाई टी। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। टी टाइम पीरियड होता है एसएचएम मोशन का, ठीक है। तो टी बराबर में क्या लिख दूंगा, 2 पाई, ओमेगा की जगह क्या दूंगा, ये पूरा टर्म, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रखूँगा। के क्यू ऊपर है, अब नीचे आ जाएगा के क्यू, और क्या आर क्यू बाई एम है, तो आर क्यू बाई एम हो गया। अच्छा, के की जगह मैं एक और टर्म लिख सकता हूँ, क्या वो लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/k है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चूँकि के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर तो यही होता है, तो 1/k है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यू एम और नीचे में क्यू, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए मैं क्या करता हूँ, ये 2 पाई बाहर है तो अंदर जाके क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। तो इस तरह से टी बन जाएगा, 2 पाई बाहर में है तो अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर, और अंदर में ऑलरेडी 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम इंटू क्यू, और सब की पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे एसएचएम मोशन का टाइम पीरियड हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या ये 16 पाई क्यू, ठीक है। ये 4 पाई स्क्वायर 4 पाई 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू। अच्छा, एक जगह हमने गलती किया था, क्या, फोर्स में एक जगह गलती किए थे ना, ये क्यू स्मॉल तो क्यू तो मल्टीप्लाई यहाँ किए थे, लेकिन यहाँ पे हम छोड़ दिए, तो ये क्यू भी ऐड करना पड़ेगा। सब जगह ये क्यू छूट गया है, यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा। ये छोटा छोटा मिस्टेक है, हो जाता है, ठीक है। इसको ठीक करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कुछ छूटना ना चाहिए। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर रुकिए, बस हो गया था। यहाँ पर लिखे थे, इसके आगे हम लिखे नहीं थे तो अभी लिख दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। टाइम पीरियड आ गया एसएचएम मोशन का। अब ये समझते हैं कि इसमें किस तरह का एसएचएम मोशन हो रहा है। तो ये देखो, ये इससे x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे जो एसएचएम मोशन हो रहा होगा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे से, अब मैं इस पॉइंट को जो यहाँ पे लेता हूँ, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, फिर कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये एसएचएम मोशन करता रहेगा, ठीक है। ये बड़ा चीज़ है, यहाँ पे की जगह यहाँ पे लिख दिया मैं कि ये x डिस्टेंस जो है वो यहाँ से हल्का इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। इस तरह का एसएचएम मोशन यहाँ पे ये करता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से दूर भागे इन्फिनिटी पे चला गया और यहाँ से नजदीक आके सेंटर पे चला गया, ऐसा नहीं होगा। चूँकि इसमें सिचुएशन क्या आता है, हमारे पास ऑलरेडी पता है ना, फोर्स जो है हमेशा x के प्रोपोर्शनल आता है, और जब भी x के प्रोपोर्शनल आता है, x तो डिस्प्लेसमेंट है जो वेरिएबल के फॉर्म में है, और ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड करके हमको ये रिजल्ट मिला है ये फोर्स का, तो इसका मतलब ये एसएचएम करेगा, ठीक है। जब भी आएगा a बराबर ओमेगा स्क्वायर x, मतलब a x के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी वही हाल है, तो हम समझ जाएंगे कि कैसा है कि इक्वेशन है, कुछ एसएचएम टाइप का इक्वेशन है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हैं, एसएचएम वाला आ जाए तो इस चीज़ को खोजना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं।